अभी हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेडिकल साइंस के आधार पर न्यूरोथेरेपी कैसे काम कर रही है हम बात कर रहे हैं ना। इसमें है कि अगर कोई हार्मोनल समस्या को लेकर हमारे पास आता है ना, कोई पेशेंट आएगा, जब हम पेशेंट को देखेंगे तो उस समय पर किसी पेशेंट की कोई हार्मोनल समस्या है, मान लीजिए कोई मेल आया तो कहता है कि भाई स्पर्म की काउंटिंग अच्छी नहीं है ना, इनफर्टिलिटी का केस है। फीमेल अगर आती है तो कहते हैं कि भाई एग प्रॉपर नहीं बन रहा है या यूट्रस प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा है ना। तो उस समय पर ये हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो ये क्या हो गया, देखिए अगर मेल के अंदर है तो टेस्टोस्टेरोन हो गया है ना, अगर फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये दो हार्मोन यहाँ हो गए। और भी बहुत सारे हार्मोन्स अगर मैं बात करूँ, ये फॉर एग्जांपल है, ऐसे हमारे ग्रोथ हार्मोन है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन निकलते हैं। तो ये हार्मोन्स के कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें कि न केवल इनफर्टिलिटी केस में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, कैल्शियम बाइंडिंग नहीं हो रहा है, तो उस समय पर पेशेंट आएगा हमारे पास और उसका रीजन क्या होगा कि हार्मोन इनबैलेंस है ना, बॉडी के अंदर हार्मोन इनबैलेंस है। अब हार्मोन इनबैलेंस के केस को न्यूरोथेरेपी कैसे ठीक करेगी, इस कॉन्सेप्ट से हमारा क्लियर होगा। इस कॉन्सेप्ट से क्लियर कैसे होगा कि मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, भाई अगर किसी चीज की कमी है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चीज आएगी कहां से, ये बनेगी कैसे, इसका रॉ मटेरियल कहां से होगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट में हमें जाना पड़ेगा। तो मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं वो इन तीन चीजों से मिलकर बनते हैं, है ना। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि टायरोसिन अमीनो एसिड और प्रोटीन ये दोनों ही तो एक है, इसमें अलग क्या है। अल्टीमेटली जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि प्रोटीन हमारा किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो फिर हमने ये अलग अलग क्यों करे हैं, है ना। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है पहले कि मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि हमारी बॉडी के जितनी भी हार्मोन्स हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो तीन ही चीजों से मिलकर बनता है। यानी कि अगर ये तीन चीजें अगर बॉडी में हैं और प्रॉपर तरीके से हैं तो हमारे हार्मोन्स प्रॉपर बन रहे होंगे, हार्मोन्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ और समस्या हो सकती है ना। या तो वो ऑर्गन ही डेवलप नहीं हो पा रहे, जैसे हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है तो फिर हार्मोन्स की समस्या नहीं है, फिर वो यूट्रस का साइज डेवलप नहीं हो पाया, तो इसलिए इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो हार्मोन्स के रॉ मटेरियल तीन ही तत्वों से मिलकर बनते हैं, जिसमें प्रोटीन है, टायरोसिन अमीनो एसिड है और कोलेस्ट्रॉल है ना। अब ये प्रोटीन और टायरोसिन अमीनो एसिड में फर्क क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 22 से लेकर 23 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड, है ना। ये सब क्या है, अल्टीमेटली प्रोटीन ही है। यानी कि अगर हम डिफरेंट टाइप की प्रोटीन खाते हैं तो डिफरेंट अमीनो एसिड हमें मिलते हैं। जैसे राजमा अगर खाते हैं तो राजमा में एक अलग प्रकार का अमीनो एसिड होगा, अगर मैं छोले खाता हूं तो छोले में अलग प्रकार का अमीनो एसिड होगा, अगर मैं पनीर खाता हूं तो पनीर के अंदर अलग होगा, अगर मैं दूध पीता हूं तो अलग अमीनो एसिड मिलेगा। तभी तो हमें कहा जाता है कि हमें हर तरीके की दालें खानी चाहिए। कहीं पे भी कोई डाइटिशियन ये नहीं बोलता कि आप ये चीज खा लीजिए आपकी प्रोटीन पूरी हो जाएगी, नहीं, वो कहता है कि आपको अलग अलग प्रकार की डाइट में दालें खानी चाहिए, दूध भी लेना चाहिए, दही भी लेना चाहिए, पनीर भी लेना चाहिए, मूंग की दाल भी खानी चाहिए, अरहर की दाल भी खानी चाहिए, सोयाबीन भी खानी चाहिए। इसका मतलब अलग अलग हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर एक ही से मिलता तो वो कहता भाई दूध ही पी लो एक, तो दूध से ही सारी प्रोटीन मिल जाती। तो लेकिन हमारे को अलग अलग प्रकार की प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड चाहिए। तो हमारी बॉडी में मुख्य रूप से कितने 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड हैं। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। भाई एसेंशियल तो उनको कहते हैं कि जिनके लिए हमें भोजन पर डिपेंड रहना पड़ता है, उनको बॉडी नहीं बना सकती। यानी कि नॉन एसेंशियल को बॉडी बना सकती है कि एक घड़ी भाई हम इसको ना भी खाएं तो भी बॉडी कहीं ना कहीं से इसका अरेंजमेंट कर लेगी। लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड में वो अमीनो एसिड हैं जिनको हमें लेना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं लेंगे तो आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे, है ना। तो अब अमीनो एसिड्स में 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड है। तो ये प्रोटीन जो है ये ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड है। अब इसमें से हमने क्या करा, ये 22-23 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, तो इसमें स्पेशली मैंने एक नाम दिया टायरोसिन अमीनो एसिड। ये टायरोसिन अमीनो एसिड इनमें से ही एक अमीनो एसिड है।
यानी कि अकेला टायरोसिन अमीनो एसिड ऐसा है जो इससे भी हार्मोन्स बनते हैं। दूसरे हार्मोन जो बनते हैं इससे, ये ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड है, यानी कि मिलकर काम करते हैं तो हार्मोन्स बनाते हैं। जैसे एक आदमी है, वो अकेला ही एक काम करता है ना, और एक काम को कई सारे लोग मिलकर करते हैं। मैं कहूंगी मैं अकेला ही पढ़ा सकता हूं, और एक के लिए मुझे प्रैक्टिकल के लिए 2-3 स्टूडेंट को, उसको टीचर्स को भेजना पड़े कि भाई 2-3 लोग मिलकर क्लासेस को लो, तो वो तो ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, मैं अकेला इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये क्या है, इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल अमीनो एसिड ऐसा है जो अपने आप में कुछ हार्मोन्स को बनाता है, जिनमें से अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 हार्मोन केवल इसी से ही बनते हैं, है ना। थायराइड ग्लैंड के T3 T4 हार्मोन केवल इसी से बनते हैं, तो हमें इसके लिए किसी और दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन बाकी जो अमीनो एसिड्स हैं उनसे मिलाकर हमारे दूसरे प्रकार के, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, हमारा ऑक्सीटोसिन है, हमारा प्रोलैक्टिन है, ये ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड से मिलते हैं। ठीक, तो हमें ये समझ आया कि प्रोटीन यानी कि ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। इनमें से एक अकेला जो अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड, ये हमारे T3 T4 को बनाता है, और साथ में ये जो बनाता है ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले भाग से निकलने वाले एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को भी यही बनाता है ना। अब कैलेस्ट्रॉल से कौन से हार्मोन बनते हैं, तो ये जो मैंने हार्मोन लिखे थे, ये जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है वो किससे बन रहे हैं, कैलेस्ट्रॉल से बनते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी हार्मोन्स हैं वो या तो इससे बनते होंगे, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड से, या सिंगल अमीनो एसिड से, इस टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते होंगे, या हमारे कैलेस्ट्रॉल से बनते होंगे। और हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं इन तीनों से ही बनते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं बनते हैं। तो ये चीज समझ आई कॉन्सेप्ट। ये पहला चीज क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं वो इन्हीं तीनों चीजों से ही बनते हैं। इन तीनों में से अगर किसी में भी कमी होगी, किसी में भी दिक्कत आएगी, तो फिर हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो सकते हैं, है ना। तो हमारे हार्मोन्स क्या है, गड़बड़ हो सकते हैं। तो अब पहला तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास कोई हार्मोनल समस्या के लिए आ रहा है तो उसकी ये 3 चीजें हमें ठीक करनी है। तो ये 3 चीजें ठीक करने के लिए पहले ये देखना है कि किस हार्मोन की कमी है, उस हार्मोन्स में कौन से तत्व के लिए जरूरत है। अगर वो प्रोटीन से बनने वाला हार्मोन है तो हम प्रोटीन डाइट उसको ठीक करेंगे, उसको बोलेंगे भैया कि प्रोटीन की सारी चीजें खानी है आपने, है ना। प्रोटीन में अलग अलग वो हार्मोन्स का रॉ मटेरियल क्या है ये हमें इंटरनेट से मिल ही जाएगा, है ना। अगर आप गूगल में डालेंगे कि भाई कि ये एस्ट्रोजन किस प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है, या हमारा T3 T4 से बनने वाले हार्मोन्स किस अमीनो एसिड से मिलते हैं, तो गूगल अंकल सब बता देंगे। और उसको आप डाल दीजिए कि भाई ये वाला अमीनो एसिड किस वाली डाइट में होता है, किस वाली सब्जी में होता है, किस वाली दाल में होता है, किस में होता है, या किस प्रकार के फलों में होता है, तो हम वो डाइट उसको बता सकते हैं। डाइट हमने बता दी, अब उसका काम यहां पर खत्म हो गया कि भाई आपके बताए अनुसार उसने डाइट को फॉलो करा। अब दूसरी कंडीशन फिर हमारी आती है कि ये इनटेक करने के बाद ये प्रॉपर डाइजेस्ट भी होने चाहिए। तो अल्टीमेटली आप उसे डाइट तो ठीक कर देंगे, लेकिन डाइट के बाद क्या ये प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जानेंगे या जान चुके होंगे कि प्रोटीन अमीनो एसिड में तब तक डाइजेस्ट नहीं होगी जब तक हमारा HCl, हमारे पेट का HCl ठीक नहीं होगा। तो HCl यानी कि पेट ठीक होना जरूरी है। तो न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा, पेट को ठीक करेगा, और पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी pH वैल्यू जब तक 4 से डाउन नहीं होगी, कम नहीं होगी, तब तक आपका पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और प्रोटीन को डाइजेस्ट, इसमें ये भी इंक्लूड है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैप्सिन चाहिए। पैप्सिन चाहिए भाई, खा ही तो सकता पेशेंट, उसके बाद में आगे नेक्स्ट तो न्यूरोथेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है कि अगर पेट ठीक नहीं है तो उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग करे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूरोथेरेपी में फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूले का नाम ही क्या है, HCl है। ये HCl फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही स्ट्रॉन्ग करता है। और न्यूरोथेरेपी में पेट के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेट को ठीक करेंगे, पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ठीक करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक होगा तो हमारा पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही पेप्सिन बनेगा वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही पेप्टाइड या पेप्टोन्स बनेंगे हमारा पैंक्रियाज से निकलेगा क्या, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपके पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो पैंक्रियाज के लिए हमारे पॉइंट्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हमारे पास पॉइंट है। तो क्या हम इससे आने वाली कमी से होने वाले हार्मोन्स की कमी को दूर नहीं कर सकते? हमें सब कुछ प्रोसेस पता है कि भाई इस मकान को बनना है तो गिट्टी कहाँ मिलेगी, ईंटें कहाँ मिलेंगी, कहाँ कौन कुछ सामान मिल रहा है। तो भाई हम जब सब कुछ जानते हैं, मजदूर कहाँ से आएंगे, तो फिर हम मकान बना सकते हैं ना। या तो हमें पता ही ना होता कि भाई ये आएगा कहाँ से, तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। जब मुझे पता है कि ये हार्मोन की कमी है, जो हमारे पास पेशेंट आया वो हार्मोन की कमी का आया, उस हार्मोन्स का नाम क्या है ये डायग्नोज हो जाता है। उस हार्मोन का रॉ मटेरियल क्या है गूगल बता देंगे, वो रॉ मटेरियल हमें किन किन खानों से मिलता है ये हमें पता लग जाएगा। हमने वो डाइट प्लान चेंज कर दिया कि भैया ये खाएंगे तो आपको ये हार्मोन्स का रॉ मटेरियल मिल जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि उन प्रोटीन को डाइजेस्ट कैसे करें। उसने प्रोटीन खा ली, हमने पेट का एसिड ठीक करा, हमने पैंक्रियाज को ठीक करा, और उसका प्रोटीन से बनने वाले सारे के सारे 22 प्रकार के एमिनो एसिड उसे मिल जाएंगे, और एमिनो एसिड से बनने वाले हार्मोन ठीक हो जाएंगे। तो हम रूट कॉज पर जाकर उसकी बीमारी का इलाज करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए ऐसे ही है कि मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल से कौन से हार्मोन बन रहे हैं, इनको बोलते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन बन रहे हैं। स्टेरॉयड हार्मोन को बनने के लिए हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना चाहिए, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज होना चाहिए हमारा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में हमें पहले तो वो रूट कॉज पे जाना है। भैया अगर इनका ये हार्मोन नहीं बन रहे तो यानी कि कहीं ना कहीं इनके बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, क्योंकि ये तो गुड कोलेस्ट्रॉल से बनना है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल में कहां से मिलता है, तो हमारी डाइट बताएगी। यानी कि गूगल अंकल आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई अगर आप बादाम का तेल यूज करते हैं, अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं, अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, इन सब से, या जैतून के तेल का इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपको देते हैं। आप डालडा खाते हैं, आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं, तो ये तो थोड़ी अच्छा कोलेस्ट्रॉल देंगे आपको। अगर आप यही खा रहे हैं तो अल्टीमेटली यही होना है, ये हार्मोन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो बनते आपके गुड कोलेस्ट्रॉल से है ना। तो गुड कोलेस्ट्रॉल ही तो खाना पड़ेगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मैंने आपको तेल बताए, इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, है ना। ये तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो पेशेंट की जिम्मेदारी खत्म कि भाई वो खाना ही तो खा सकता है, तेल ही खा सकते हैं। उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये जो आपने घी तेल खाया है, ये कैसे डाइजेस्ट होता है। ये घी तेल आप खाएंगे, हमारा बाइल जूस निकलेगा, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को निकालेगा, उस बाइल जूस के साथ हमारा घी तेल मिक्सअप होता है और उसका इमल्सन हो जाता है। यानी कि मिक्सअप को हम इमल्सन बोलते हैं, इमल्सन हो जाता है। अब इमल्सन के बाद पैंक्रियाज से क्या निकलता है, लाइपेज निकलता है। पैंक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज आपके इस इमल्सन फैट को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, फ्री फैटी एसिड आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड उसे कहां लेके जाएगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर उस फ्री फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगा, लिवर उस फ्री फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने अच्छा घी तेल खाया है तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, और अगर आपने गंदा घी तेल खाया है तो बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। तो जैसा घी तेल खाएंगे वैसा हमारा कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, बैड वाला बैड बनाएगा, और अच्छा घी तेल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। जैसे ही गुड कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, हमारे स्टेरॉयड हार्मोन बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही तो लॉजिक है कि भाई ये कहां से, इनका रॉ मटेरियल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। 85% गुड कोलेस्ट्रॉल का 85% दोबारा से बाइल बनाने यूज हो जाता है। 15% जो होता है वो 15% आपके इन्हीं हार्मोन्स के लिए यूज होता है। तो ये हार्मोन्स की कमी हम गुड कोलेस्ट्रॉल से दूर कर सकते हैं। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो न्यूरोथेरेपिस्ट उस पर काम करेगा। जब अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है कि भाई चलो हमने ये कर दिया, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण, ये हार्मोन्स डिपेंड करते हैं हमारी पिट्यूटरी पर
है ना। पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं LH और FSH, वो धीरे धीरे हमारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। तो हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू हम उन ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। हम पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम पीनियल को भी कर सकते हैं, हम हाइपोथैलेमस को भी कर सकते हैं। जब हम सभी ग्लैंड्स को कर सकते हैं तो हार्मोन्स की बीमारी पर हम काम कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट हार्मोनल समस्या के लिए आता है तो हार्मोनल समस्या में मेडिकल साइंस ने हमें ये बताया है कि आपके बॉडी के सभी हार्मोन्स का रॉ मटेरियल 3 ही चीजों से बनता है। प्रोटीन है जिसमें ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स इसको बोल सकते हैं, प्रोटीन भी ना लिखें तो हम इसमें लिखेंगे ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। इस तरीके से सही वर्ड जो है वो ये है कि ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड, और पहला और दूसरा है टायरोसिन एमिनो एसिड। ये सिंगल काम करता है, इसके सिंगल ही इन हार्मोन्स को बनाता है, इसे किसी की मदद नहीं चाहिए, ये सेल्फ डिपेंडेंट T3 T4 को बना सकता है। और तीसरा है कैलेस्ट्रॉल, और कैलेस्ट्रॉल में भी अगर हम वर्ड लिखें तो गुड कैलेस्ट्रॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, यानी कि HDL। तो हमें HDL चाहिए। आप लोग अपना चेक कराइए कि HDL आप लोगों का सही है, कम है या ज्यादा है। और 99% लोगों का HDL तो डाउन है और LDL हमारा अप है, जो कि हमारा HDL अप होना चाहिए और LDL डाउन होना चाहिए, यहां उल्टा है। 90% लोगों का, यंग एज की बात छोड़ दें हम, यंग एज में तो चीजें चल रही हैं, अगर हम इसमें बात करें 40 से लेकर 45 प्लस एज की, इसमें ज्यादातर लोगों का यही कंडीशन है। जो चीजें अच्छी है तो धीरे धीरे क्या है, हार्मोन इनबैलेंस होना हो जाता है। फीमेल्स के अंदर होता है, जेंट्स के अंदर होता है। फीमेल्स के हार्मोन इनबैलेंस उनको ज्यादा तकलीफ देते हैं, उनको ज्यादा रिएक्ट करते हैं। होते तो जेंट्स के अंदर भी हैं लेकिन वो उतना शो ऑफ नहीं हो पाते। तो उस वजह से ये हार्मोनल इनबैलेंस की समस्या को न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल पता है, उनको ठीक से इस्तेमाल करना हम जानते हैं, और उससे बनने वाले ऑर्गन्स जो उन चीजों को काम करते हैं उनके ऊपर, उनको भी हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो हम हार्मोन्स इनबैलेंस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक हार्मोन सीक्वेंस फॉर्मूला है ये, जिसमें हम हाफ ओनली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड और एक्सेट्रा जो भी पॉइंट हम देते हैं वो देते हैं। इसमें हमारा एक हार्मोनल ट्रीटमेंट अलग है, इसमें हमारा ऑक्सीजन हार्मोनल ट्रीटमेंट अलग है, और इसके अलावा पेट के लिए हमारे साथ बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी हार्मोन इनबैलेंस की बीमारी पर काम कर सकती है। ये न्यूरोथेरेपी की विशेषता है, ये न्यूरोथेरेपी के फीचर्स है, ये न्यूरोथेरेपी की क्वालिटी है, और हम इस क्वालिटी पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।